आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल अनिल एजुकेशन सपोर्ट में स्वागत है। आज हम विज्ञान का एक चैप्टर लेके आए हैं, टॉपिक्स लेके आए हैं जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, परमाणु की संरचना। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। इससे संबंधित सारे प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं यदि वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं तो। और आपको पता होगा कि जेएसएससी या फिर जेपीएससी द्वारा आयोजित जितने भी तरह का परीक्षा होती है, सब में जो है सामान्य विज्ञान की 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस का हो, दारोगा का हो, शिक्षक का हो, या फिर जितने भी तरह का है, एक्साइज कांस्टेबल हो, नगर निगम हो, सारे में जो है पूछा जाता है। तो मेरे चैनल को अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो ये जो है स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो जनरली सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी फ़िलहाल बहाली निकलने वाली है, ये 5-6 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका, जो 26,000 एक पोस्ट की बहाली निकालने वाली है प्राइमरी स्कूल और 6 to 8 में जो शिक्षक की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये गणित विज्ञान के शिक्षक बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग का कि परमाणु संरचना यानी परमाणु और अणु में जो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, सारे डिटेल पढ़ेंगे। आप वीडियो में थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन में कि इसका क्या है कि परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, और इस तरह इसमें जितने भी तरह का प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्नों को भी करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो है आपका एक नोट्स है, इस नोट्स को ही हम लेके चले हैं ताकि आप में जो है संपूर्ण तैयारी हो सके इस वीडियो के माध्यम से। तो देख सकते हैं परमाणु की संरचना क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एक एक लाइन करके हम लोग देखते जाएंगे। सर्वप्रथम परमाणु के संरचना के बारे में जो है कनाद ऋषि जो है उसी ने दिया था, कि परमाणु की संरचना के बारे में बताया था कनाद ऋषि ने। फिर जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक जो है परमाणु की संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी पहली बार जिसने दिया, जॉन डाल्टन ने। फिर इन्होंने एटम शब्द दिया और परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये जॉन डाल्टन का कहना है कि इसी ने जो है सबसे पहले एटम शब्द का उपयोग किया, यानी परमाणु शब्द का, और इसका एक स्टेटमेंट आया कि परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता है। आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काटकर परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पाई मेसॉन etc में तोड़ दिया। समझ सकते हैं कि ये जो जॉन डाल्टन थे, हम ये जो है आपको भले हम साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस आपको बता रहे हैं, लेकिन ऐसे कहानी के तौर पे बताएंगे। यदि आप सही ढंग से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे तो सारे बातें आपको याद रह जाएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, सारा का क्वेश्चन का आंसर जो है आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए, एटम का क्या कहना था कि परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं, और लेकिन देखिए आधुनिक साइंस जो है, मॉडर्न साइंस के अनुसार इसको कितने भाग में तोड़ा, इलेक्ट्रॉन में तोड़ दिया, प्रोटॉन में तोड़ा, न्यूट्रॉन में तोड़ा, पॉजिट्रॉन में तोड़ा, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रोनिनो तो तोड़ा, ये मेसॉन जो है, पाई मेसॉन, इतना सारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, यानी वो जो स्टेटमेंट दिया था उसको गलत साबित कर दिया। फिर आगे है परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और इसके बाहर में जो है आप इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है, जो आप पिछला जो इसमें देख सकते हैं कि ये है नाभिक वाला पार्ट जो है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर में चक्कर लगाता है। तो इन सारे बातों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, अब हम लोग चलते हैं मूल कण। परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि परमाणु का मौलिक कण कौन कौन सा है। तो मूल कण ऐसे दो हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई। एग्जाम में पूछा भी जाता है अस्थाई मौलिक कौन कण है। तो अस्थाई के रूप में 3 गो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद जो है बाकी जो है, जैसे मेसॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया,
ये क्या है, अस्थायी कण है। तो ये सब बातों का आपको याद रखना है, रिमेम्बर। फिर आगे है कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जिसके बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। परमाणु के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक। इसमें क्या कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है, ठीक है, चूँकि इसका अधिकांश भाग जो है खाली होता है। तो केंद्र में जो है प्लस धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अक्सर पूछा जाता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर जो पाए जाने वाले कण, इन कणों का सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। पूछा जाता है न्यूक्लियस में कौन से कण होते हैं, कौन से पार्टिकल्स होते हैं। तो दो चीज़ आप लोगों को याद रखना है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है, देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है, चूँकि ये जो है परमाणु के बाह्यतम कक्षा में एक्सटर्नल ऑर्बिट में जो ये है चक्कर लगाता है। फिर देखेंगे कि परमाणु की त्रिज्या को यदि एंगस्ट्रम में मापेंगे तो परमाणु की त्रिज्या का माप क्या है, 10⁻10 - 10 मीटर होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं। यानी जनरली याद रखना है कि परमाणु की त्रिज्या जो होती है 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रम कितना होता है, 10⁻−10 मीटर। फिर आगे है नाभिक का आकार। तो नाभिक का जो है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 10 का पावर जो है -15 होता है, इतना मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। एक परमाणु की त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या में लगभग 1 लाख में 10 का पावर 5 गुना अधिक होता है। परमाणु की त्रिज्या जो है नाभिक की त्रिज्या से कितना होता है, 1 लाख यानी 10 का पावर 5 गुना अधिक होता है। तो ये सब बात को आपको रखना है दिमाग में, कहीं से भी जो है आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं परमाणु का मॉडल, अब देखेंगे वो तो परमाणु के बारे, स्ट्रक्चर के बारे हम लोग पढ़ें, और बहुत सारा डिटेल है, आप बने रहे मेरे साथ वीडियो में। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जो है किसने दिया, जे थॉमसन। उसके बाद दिया परमाणु को तरबूज के समान माना जाता है, इसी ने ये स्टेटमेंट दिया था जे थॉमसन ने कि परमाणु को हम लोग क्या करते हैं, एक तरबूज की तरह मानते हैं। इसको तरल सिद्धांत भी कहा जाता है, वाटरमेलन थ्योरी पूछा भी जाता है। वाटरमेलन थ्योरी परमाणु से रिलेटेड किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने दिया था। इसके अनुसार क्या है, तरबूज लाल वाला भाग जो है प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है तरबूज के बीज के समान बिखरे हुए होते हैं, और इनके द्वारा प्रोटॉन बताई गई स्थिति वास्तविकता से भिन्न थी। तो वो हो गया। तो अब देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल। जो ये रदरफोर्ड ने क्या किया था, परमाणु से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछला बार जो है हाई स्कूल शिक्षक का जो बहाली हुआ था मैथ साइंस का, उसमें से यहाँ से इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे थे। तो इस मॉडल जो है सबसे पहले तो कौन सा किरण का उपयोग किया था, तो ये अल्फा कण का उपयोग किया था। अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहा जाता है इसको। और रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का निकाला था। इसमें सोने के पत्थर पूछा जाता है, इसमें कौन सा पत्थर यूज किया गया था, तो याद रखना है आपको, सोने के पत्थर का उपयोग किया गया था, और इसी के ऊपर प्रहार किया था कौन, अल्फा किरण को। तो आप देख सकते हैं ये है आपका एटम, इसके बीच में प्लस चार्ज है, यहीं पे है न्यूट्रॉन। तो बहुत सारे किरण को जब भेजा गया बारी बारी से, तो सब जो है सीधे सीधे आर पार निकल गई। कुछ में से जो सामने से टकराई वो थोड़ा सा डिविएट हो गई, इधर से इधर टकरा, और हजारों में से एक जो है वो जिस दिशा से भेजा गया उसी दिशा में क्या हो गया, वापस आ गया। तो इसने बहुत सारे कंक्लूजन निकाला। तो वो कंक्लूजन क्या क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। तो ये अधिकांश अल्फा किरण जो है सोने की चादर से पार हो गई, जो परिमाण ये दर्शाता है कि अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, खाली है। अल्फा किरण परमाणु के मध्य में थोड़ी सी विचलित, जो आपको बताएं कि जो थोड़ा सा सटा वो जो है कुछ कोण लिए परमाणु के मध्य भाग के धनात्मक, इससे साबित होता है कि पॉजिटिव होता है। चूँकि हम लोग जो हैं जो अल्फा किरण को भेज रहे थे, ये भी आवेश में क्या है, प्लस है, और प्लस प्लस कभी सटता नहीं, एक दूसरे को हटाने का प्रयास करता है। तो 20,000 में से देखिए
20,000 अल्फा कण में से एक टकराकर सीधे उसी दिशा में वापस आ गई। इससे साबित होता है कि बीच में जो है कोई भी प्लस आवेशित कण ही है। तो रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक में प्रोटॉन रहता है, इसके बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं मैक्सवेल का सिद्धांत। तो मैक्सवेल क्या है, तो ये साइंटिस्ट इसने क्या किया स्टेटमेंट दिया, इस चीज़ को जानते हैं। इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बताया कि कण वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाता है, वह ऊर्जा उत्सर्जन करता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उत्सर्जन करेगा, जिस कारण उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये मैक्सवेल का रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का अस्थायी बताया। यानी रदरफोर्ड, ये जो मैक्सवेल ने ये रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल दिया था उसको अस्थायी बताया। इसका कहना है कि वृत्तीय मार्ग में जो है एक चक्कर लगाता है, जिसका जैसे ही और ऊर्जा जो है उत्सर्जित करता है, और वह चक्कर लगाते लगाते जो है एनर्जी को लूज भी करता है। तो उसमें एक समय ऐसा होगा कि उसका एनर्जी ख़त्म होकर गिर जाएगी। इस तरह परमाणु जो है समाप्त हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं सब अपने अपने मंतव्य दे रहे हैं, अपना जो रिसर्च किए हैं उसके आधार पर स्टेटमेंट दे रहे हैं परमाणु के बारे में। आप चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर-बोरी मॉडल। तो ये नील्स बोर ने दिया था। सबसे पहली बात तो ये किसने दिया था, नील्स बोर ने। अब इसका क्या कहना है इसको भी देखते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, इसके वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करता है, इसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में, अपने मूल कक्षा को छोड़कर, तो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है और उसकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर कक्षा में नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जन करता है। यानी इसका कहने का मतलब इस तरह से यदि कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन यदि इधर से अंदर से बाहर जाती है तो ये ऊर्जा ग्रहण करती है, और जब बाहर से अंदर की आती है तो ऊर्जा उत्सर्जन करती है। तो ये किसने दिया, बोर-बोरी मॉडल, जिसको नील्स बोर ने दिया। तो इसका देख सकते हैं आप कि इसमें जो है ये जो है आपका ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ये तीन के बारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो खोज किसने किया, जे थॉमसन। कब किया, 1897, 1897। प्रोटॉन, गोल्डस्टीन। कब हुआ, 1919 को। आप लोग को पता होगा, यदि आप जीएस पढ़ते होंगे तो 13 अप्रैल 1919 को ही ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। न्यूट्रॉन, जिसको चैडविक 1932 में। तो इस तरह से आप जो है इसको याद रखना पड़ेगा आपको। और आगे चल के देखते हैं कि द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg होता है। ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम देगा आपको। इलेक्ट्रॉन का ही सिर्फ एक अलग है, बाकी इन दोनों का सेम है। एक प्लस में होता है, एक माइनस में। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो है सॉरी माइनस प्लस नहीं, बल्कि इसका जो है द्रव्यमान ही सेम होता है। 1.6 × 7.6725 × 10⁻27 kg होता है। और उतना ही क्या होता है आपका, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सेम होता है, जो सेंटर में रहता है। और क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज वाला होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, और न्यूट्रॉन में जो है कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। भार के अनुसार कभी कभी पूछता है कि जो भी अस्थायी कण है परमाणु का उसको सजावें, तो सबसे ज़्यादा भार जो है आपका न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का होता है। आगे पूछता है भेदन क्षमता के अनुसार सजावें, तो इसमें भी जो है आपका जो भार का कंडीशन है वही सेम है। यानी न्यूट्रॉन का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का होता है। चलिए अब आगे देखते हैं एक एक करके इलेक्ट्रॉन के बारे। तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपको पता चल गया कि किसने किया, जे थॉमसन ने किया।
और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड किरण कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, परीक्षा में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इसका एब्सोल्यूट मास, निरपेक्ष द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। फिर आगे हम लोग चल के देखते हैं, कह रहा है कि सापेक्षिक द्रव्यमान, रिलेटिव मास जो होता है, ये 0.00054 AMU। AMU का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट, यानी लगभग 0 के ही बराबर माने जाता है। आवेश इसमें कितना होता है, तो याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चूँकि आवेश का SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। सारे बातों को आपको रखना है दिमाग में, क्योंकि इतना डिटेल जो है आप कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ यदि कॉन्सेंट्रेट भावना से आप इस वीडियो को देख लेते हैं एक बार, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा। तो चलिए देखते हैं। अब जो है एक रिमार्क है जो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन का प्रोटॉन की तुलना में क्या होता है, 1/1837, या फिर किसी किसी बुक में लिखा रहता है 1/1840 होता है। इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए जीवन में जो है, जीवन में आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं जीना है, प्रोटॉन की तरह जीना है, पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए। तो आप देख सकते हैं, आगे हम लोग चल के देखते हैं। कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, जो अभी हम आपको कुछ देर पहले बताएं, AMU। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि कार्बन 12 का, कार्बन में बहुत सारे टाइप है, कार्बन 12 के द्रव्य का 12वें भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, AMU। इसको जनरली यू, कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। और AMU बराबर कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, या तो फिर मार्केट में मिलता भी है, आप ले भी सकते हैं। प्रोटॉन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड किरण। इसका खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। और इसका नामकरण किसने दिया था, रदरफोर्ड। देखो, एक आदमी खोजता है और एक आदमी नामकरण करता है। हाँ, अब आगे चल के देखते हैं कि सापेक्षिक द्रव्यमान, इसका जो सापेक्षिक द्रव्यमान होता है 1 पॉइंट समथिंग होता है, और निरपेक्ष क्या होता है, 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और इसमें आवेश तो आपको बताएं, इलेक्ट्रॉन में जो होता है नेगेटिव आवेश होता है, और प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश में मात्रा समान होती है, किंतु प्रकृति क्या होता है, विपरीत होता है। एक नेगेटिव की ओर जाएगा, एक पॉजिटिव की ओर जाएगा, लेकिन दोनों का जो मात्रा है, रिजल्ट है, वो क्या होता है, समान होता है। तो फिर देखते हैं अब न्यूट्रॉन के बारे में, क्योंकि बारी बारी से सारे चीज़ को बताएंगे, आप सिर्फ जो है वीडियो में अंत तक बने रहें। कह रहा है कि न्यूट्रॉन जो है, जिसके डायग्राम ऐसा होता है, n ऊपर में 1 और 0। तो इसकी जो है खोज चेडविक ने किया था, और इसका आवेश नहीं होता है इसमें, और इसकी खोज में अधिक समय लगा था, यानी जो ये न्यूट्रॉन का खोज में जो है सबसे अधिक समय लगा था। तो इसका निरपेक्ष द्रव्यमान आप देख सकते हैं, स्क्रीन में दिख रहा है, 1.6748 इंटू 10⁻27 kg, और सापेक्ष में 1 पॉइंट समथिंग है, और इसका आवेश क्या होता है, 0 होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। एक रिमार्क है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन अस्थायी गुण को दिखाने लगता है। ठीक है, ये तीनों जो अस्थायी कण है, इसमें न्यूट्रॉन ही एक ऐसा कण है जो अस्थायी गुण को दिखाने लगता है। तो अब ये तो अस्थायी कण का जिक्र हुआ, अब हम लोग अस्थायी कण में जाएंगे, न्यूट्रिन। तो ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, इसका खोज किसने किया, तो इसका खोज किया पाउली ने। किसने किया, पाउली ने। और इसका द्रव्यमान और आवेश क्या होता है, दोनों शून्य होता है। मॉसन की खोज किसने किया,
यूकोबा नामक वैज्ञानिक ने किया। नाम भी ऐसा है कि आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। यूकोबा नामक वैज्ञानिक ने किया, और ऊपर में क्या है, पॉली था। उसके बाद जो है बोसॉन, ये भी आपका परमाणु का ही एक कण है। बोसॉन की खोज किसने किया? सत्येंद्र नाथ बोस ने। ये इंडियन है। बोसॉन का खोज जो है सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। फिर आगे हम लोग देखते हैं पॉजिट्रॉन, जिसमें चार्ज E+ होता है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, ये क्या है? एंटी पार्टिकल्स होता है, और इसका खोज एंडरसन ने किया था। एक इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी भी है, जेम्स एंडरसन। इस तरह से आप कोरिलेटेड करके याद रख सकते हैं। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन ने। इसका जो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ kg, और आवेश तो आप देख लिए कि 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इसमें रिमार्क दिया है कि जब दो एंटी पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को गति करते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। एंटी पार्टिकल्स यदि एक दूसरे का गति करेगा, एक दूसरे की ओर गति करेगा, तो एक दूसरे को क्या करता है? नष्ट कर देता है। अब आगे चल के देखते हैं, थोड़ा आप जो है परमाणु से हट के अब परमाणु संख्या की ओर चलते हैं। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, इसका खोज किसने किया था? मोसले ने। सारे बातों को दिमाग में रखना है। खोज किसने किया था? मोसले ने। और इसको जनरली कैसे डिनोट करते हैं? Z से, कैपिटल Z से। तो परमाणु की किसको कहते हैं? संख्या। तो नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु की संख्या। ये हमेशा पूर्णांक में होता है, गोटा गोटी, टुकड़ा में नहीं मिलेगा, पॉइंट में नहीं मिलेगा, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, हमेशा क्या होगा? पूर्णांक में होगा। परमाणु की संख्या जो है Z जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ये आगे चल के आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या का परमाणु क्रमांक नहीं कहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। हमेशा बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, लेकिन कभी भी हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं, परमाणु को परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग परमाणु संख्या बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है घटता बढ़ता रहता है, इसका कोई भी ठौर ठिकाना नहीं है। अब आगे चल के हम लोग देखते हैं किसी उदासीन परमाणु के लिए। तो उदासीन परमाणु के लिए जो Z, P और E तीनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में आपको सीखने को मिलेगा। ये एक जो एलिमेंट है, एक तत्व है सोडियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या है? 23 है। और नीचे जो है, ऊपर हमेशा परमाणु द्रव्यमान होता है और नीचे क्या होता है? जैसे इस तरह से आपका सोडियम हो गया, तो इधर जो है 23 जो है ये परमाणु द्रव्यमान है, और नीचे जो है ये रहता है ये आपका परमाणु संख्या। यही है प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ जो है आप तीनों निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका परमाणु संख्या के बारे आप जान सकते हैं। आयनों के लिए परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो आयन बनाने से परमाणु क्रमांक में अंतर नहीं आता है। ठीक है, आयन जो होते हैं, जैसे उसमें कोई इलेक्ट्रॉन को दे दिया, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब उसमें आयन चढ़ता है, तो उसमें परमाणु क्रमांक में कोई अंतर नहीं होता है। किंतु आयन के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या समान नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, इसको भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप बने रहें। तो देखिए इसमें क्या है कि आयन के लिए तो इलेक्ट्रॉन जो है Z+ और आवेश, ठीक है, धनायन के लिए नेगेटिव है और ऋणायन के लिए क्या है? पॉजिटिव है। तो इसमें देखिए एक चीज़ है 26 यानी A++, जैसे मान लिया जाए ये एल्युमिनियम है और इसमें ++ लिखा है। इसका कहने का मतलब जो है, इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है किसी को दे दिया है, तो इसका जो अपना मूल परमाणु क्रमांक है, जो एटॉमिक नंबर होगा, उसमें 2 हमको माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन का लेते हैं, तो ऑक्सीजन का यदि हम 2 ले लेते हैं ऊपर में, तो ये किसी से लिया हुआ है 2 गो, तो यानी ऑक्सीजन का यदि मान ले जाए 8 है, तो और 2 जोड़ के बताएंगे, यानी ये जो है आपका कितना हो जाएगा? 10 के बराबर होगा। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है कि किस तरह से घटता बढ़ता है
फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, इसमें क्या है। तो किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। यानी ए, इसको जनरली ए से डिनोट, तो ये जो है आपका ए बराबर क्या होगा, n+z। तो इस आधार पर न्यूट्रॉन की संख्या जो है n का मान हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका रेडियो एक्टिव जो है n/p 1.5 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। द्रव्यमान संख्या को जो है जनरली ए से डिनोट किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में, तो देख सकते हैं आप जो है इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक जो है किसको कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान होती है, उसको हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का निकाला है, तो 11 - 1 10 और 12 - 2 10, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है उसको माइनस करते हुए, तो इस तरह से तो सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, ऑप्शन दिया रहेगा आपको कि इनमें से सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसी तरह का सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस एग्जाम्पल में दिया रहेगा, दोनों लिखा रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों में टिक मारना। तो बहुत सारे बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। यदि आप जो है सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो यह वीडियो अमृत पान की तरह लगेगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें। अब चलते हैं हम लोग समस्थानिक के बारे जानने का। ये जो समस्थानिक है ये आइसोटॉप्स कहते हैं इंग्लिश में, और वैसे तत्व जिसका परमाणु यानी प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या बोलो या फिर प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों ही क्या होता है, समान होता है। लेकिन दोनों में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल हाइड्रोजन ले सकते हैं। हाइड्रोजन में आप नीचे देखिए, जहाँ परमाणु संख्या है वहाँ सारे में A1 1 1 है। ऊपर में देखिए गड़बड़ा गया, 1 2 3 है, यानी इसका द्रव्यमान संख्या अलग है और परमाणु संख्या समान है। सर्वाधिक समस्थानिक जो है पोलोनियम का होता है, याद रखना है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसका होता है, पोलोनियम का। और कितना होता है, 27। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो समस्थानिक है कहाँ यूज किया जाता है, तो ये सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे। आप सिर्फ वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो आप देखें कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। फिर यूरेनियम का 2 समस्थानिक होता है, और कार्बन का फिर आपका 2 समस्थानिक मिलेगा। तो ये संख्या भी मायने रखता है, आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। अब चलिए अब आगे चल के हम लोग देखते हैं कि समस्थानिक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ये जो है कार्बन 14 का उपयोग जो है जीवाश्म के आयु ज्ञात करने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि जीवाश्मों का आयु, उसका एज ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कार्बन 14 का। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। जो भी पत्थर है, चट्टान है, वो कितना साल पुराना है, कितना 100 साल पुराना है, वो यूरेनियम 235 के प्रयोग से निकाला जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग जो है घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। घेंघा रोग आपको पता होगा कि जिसको गलगंड बोलते हैं, जो गर्दन के नीचे जो है लटक जाता है, मांस का कुछ भाग, उसमें पानी की मात्रा कुछ रहती है। फिर आगे है आयरन 59 का उपयोग जो है एनीमिया रोग, जिसमें खून की कमी होता है, उसके इलाज में किया जाता है। फिर AS74 का उपयोग ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। ये CO यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। Na24 का उपयोग जो है रक्त को थक्का बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आप यदि कर लेते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग अगला स्टेप की ओर। तो अगला स्टेप क्या है, आप देख सकते हैं समभारिक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोबर। तो वैसा तत्व जिसके परमाणु संख्या समान होगा, ठीक, उसके अपोजिट परमाणु द्रव्यमान समान होगा। कुछ यदि बोलने के क्रम में मिस्टेक बोला जाता है, क्योंकि भूल तो इंसान से ही होती है।
तो ये वैसा तत्व जिसके परमाणु द्रव्यमान समान हो किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संभारिक, आइसोबोर बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, आर्गन, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं? संभारिक तत्व हैं। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का क्या होता है? द्रव्यमान समान होता है। आर्गन और कैल्शियम दोनों का क्या होता है? द्रव्यमान समान होता है। आपको स्पष्ट दिख रहा है, ऊपर में देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ भी 14 है, यहाँ 40 है, यहाँ भी 40 है, और नीचे अलग अलग है। इसका 18-20 है, उसका 6-7 है। अब फिर देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो वैसा तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि घटाने के बाद यानी ऊपर और नीचे वाला यानी द्रव्यमान संख्या और नीचे कौन है? प्रोटॉन का संख्या, उसको यदि घटाएं और सेम आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में 3 1 है और यहाँ 4 2 है, दोनों में माइनस किया गया तो n का वैल्यू कितना है? 2 2। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं? ये सम न्यूट्रॉनिक है। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 में कार्बन के ऊपर में 14 है, नीचे 6 है, 16 है, 8 है, दोनों को माइनस करो, दोनों में क्या होगा? 8 आएगा। तो इस तरह से ये क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। अब चलते हैं थोड़ा सा हट के कक्षा यानी ऑर्बिट या कोश या सेल के बारे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे परमाणु संरचना, परमाणु, अणु, इस सब सारे चीज़ों को बताया जा रहा है। फिर आगे है कक्षा, ऑर्बिट और सेल। तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसके बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षा, ऑर्बिट। इसको जनरली कैसे डिनोट करते हैं? KLMN, कैपिटल अक्षर में। ये किसने किया था सबसे पहले? नील्स बोर ने। वो अपने जो थ्योरी दिया था ना, उसी में ये चीज़ बताया है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो है के कक्षा के नाभिक के सबसे नज़दीक होती है। के जो है कक्षा के नाभिक के सबसे अधिक या नज़दीक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर KLMN। जैसे जैसे कक्षा की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है ऊर्जा स्तर भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। आप इसमें कुछ रिमार्क करने की ज़रूरत है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाती है तो उसका ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है, वो ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। और जब कोई नाभिक की ओर आता है तो ठीक उसका उल्टा ऊर्जा घटने लगती है, किंतु वह मूल कक्षा में रहता है तो उसमें ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अंदर से बाहर जा रहा है तो ऊर्जा ग्रहण कर रहा है और बाहर से अंदर जा रहा है तो ऊर्जा घट रहा है उसका। देखिए बोर बोरी आ गया। बोर बोरी योजना यानी जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए? 2n²। आप यहाँ पर n का वैल्यू बैठाते जाइए, सारे चीज़ में मिलेगा। आप हम यदि k का मान निकालते हैं तो k का क्या है? पहला कक्षा है, तो यहाँ 1 बैठाएंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 2 होगा। यानी पहला कक्षा में जो है कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। फिर यही दूसरा में बैठाएंगे तो n के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे? 2 बैठाते हैं। तो n के जगह हम लोग यदि 2 बैठाने का प्रयास करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना? 2 दूना 4 दूना 8, दूसरा में 8। तो इसी तरह से वह सीरियल वाइज चलते रहता है। आप किसी भी कक्षा का आराम से निकाल सकते हैं। तो फिर इस तरह से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर निकाल के बताया गया है कि k के लिए n का मान 1 रखना है तो कितना आता है? 2। l के लिए n का मान 2 रखना है, कितना आता है? 8। m के लिए n का मान 3 रखना है, कितना आता है? 18। n के लिए n का मान कितना रखना है? 4, कितना आता है? 32। तो ये हो गया कक्षा का बात। सेल का बात हो गया। अब हम लोग चलते हैं उससे भी अंदर, जिसको क्या नाम देंगे? उप कक्षा या उप सेल या सब ऑर्बिट या फिर सब सेल। तो याद रखना है परमाणु में 4 वो जो है उप कक्षा होता है, S P D F। देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है S P D F। अब किस में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? तो S में 2 ही के अलावा है, P में 6 से ज़्यादा नहीं रहेगा, D में 10 से ज़्यादा नहीं रहेगा और F में 7 से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कुछ विशेष चीज़। तो यदि K का मान 2 है तो उप कक्षा जो है 1 होगा। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। L का मान यदि 8 है तो उप कक्षा कितना होगा? 2, S और P। M का मान यदि 18 है
तो उप कक्षा कितना होगा 3, S, P और D। n का मान यदि 32 है तो उप कक्षा कितना होगा 4 होगा। तो ये सब बात आपको दिमाग में रखना है, तभी जाके आप जो है यहाँ से 100% स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब ऑर्बिटल का बात करते हैं। कक्षा हो गया, उपकक्ष हो गया। आप ऑर्बिटल से संबंधित जानने का प्रयास करते हैं। तो कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वहाँ बादल के समान आकृति बन जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षक कहते हैं। कक्षक की संख्या उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या की आधी होती है। देखिए इस लाइन को याद रखना है आपको। क्या कह रहा है, कक्षक की संख्या उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या की आधी होती है। चलिए अब यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं इसका क्या है 2, संख्या कितना हुआ इसका, ये जो है आपका एक ऑर्बिटल का संख्या 1, इसका ठीक आधा। पी में कितना है 6, ठीक इसका आधा 3। डी में कितना है 10, ठीक इसका आधा 5। एफ में कितना है 14, ठीक इसका आधा कितना 7। तो इस तरह से जो है आप सारे क्वेश्चन का जवाब जैसे जैसे परीक्षा में पूछता है बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अब कुछ सिद्धांत पे हम लोग चलते हैं। अफबाऊ ये साइंटिस्ट जो है तो इसने क्या कहा, तो अफबाऊ जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना अफबाऊ का नियम कहा जाता है। यानी तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों में कैसे हम उसको बांट सकते हैं, विन्यास कैसे कर सकते हैं, ये किसने दिया, अफबाऊ ने दिया। डी उप कक्षा में जो है 4 से 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो एस कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन 5 से 10 इलेक्ट्रॉन में बदल जाती है, 5 या 10 इलेक्ट्रॉन में। तो ये चीज़ को बताया है आपको, फिर ये चीज़ हम बताएंगे फिर आगे। देख सकते हैं किस तरह से ये फॉर्मेट में तैयार किया है। सबसे पहले इसको इस डायरेक्शन में जो है लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4। तो इस तरह से आपको भी लिखना है, और जब कभी भी इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा इस डायरेक्शन में तो आपको सटीक हो जाएगा। यानी सबसे पहले 1s लिखना है, फिर ये इधर से आ जाएगा 2s, उसके बाद फिर इधर से आ जाएगा 2p, उसके बाद 3s, फिर इधर से इन करेगा 3p, उसके बाद फिर 4s। तो इस तरह से जो है आपका ऊर्जा का जो है कक्षक जो है ऊर्जा का ये बढ़ते जाएगा। इसमें कुछ विन्यास करके दिखाया है, कॉन्फ़िगरेट करके दिखाया है कि कैसे कैसे होता है। तो ये सारे बात को आपको दिमाग में लेके चलना है। फिर देखिए कितना आसानी से यहाँ का सारे क्वेश्चनों का जवाब आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ फ्लोरीन का बताया है एग्जाम्पल के रूप में। देखिए इसका विन्यास किया है, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप गिन दे 8वें इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें n का मान कितना है 2। n का मान 2 का मतलब क्या होता है कि इसमें कितने कक्षक हैं, 2 है, s और p। तो ठीक l का मान उसका क्या होता है, आधा होता है। तो 2 का आधा क्या हो गया 1। फिर इसमें कक्षक m का मान, तो ये जो है माइनस से, ये जो l का मान होता है उसी का माइनस से लेकर प्लस तक में लिया जाता है। तो 1 है तो सबसे पहले 0, इधर +1 और इधर -1, यानी 3 हो गया। तो इस तरह से आपको बांटना है। फिर इसका दिशा डायरेक्शन कैसा होगा, तो इसमें जो है टोटल जो है आपका ये स्पिन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में -12 में ये रिमूव करता है। फिर इसी तरह से जो है पॉली का अपवर्जन नियम है। ये क्या कहता है कि पॉली के अनुसार परमाणु किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का मान समान नहीं हो सकता है, ये पॉली का कहना था। ये सारे वैज्ञानिक हैं, नाम आपको लगेगा कि यहाँ कहीं जंगली आदमी का नाम है। चलिए अब आगे हुंड का क्या कहता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन पहले बारी बारी से कक्षक में भर जाते हैं। विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन जो बनना प्रारंभ होता है तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनता जब तक कक्षक खाली रहे। ठीक है, यानी पहले सिंगल भरना है, उसके बाद यदि बच गया तो फिर डबल भरना है। फिर आगे है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इसके अनुसार चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन एक ही समय में स्थिति और वेग दोनों को ठीक ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये हाइजेनबर्ग का कहना है कि एक कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चक्कर लगा रहा है तो दोनों का स्थिति जो है एक साथ नहीं, इलेक्ट्रॉन का यदि कोई स्टेटमेंट गलत हो गया तो इलेक्ट्रॉन का एक ही समय में जो स्थिति और वेग दोनों का
मान जो है यानी ठीक एक ही समय में सेम टाइम में ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो है आपका डी ब्रोगली, कौन है? डी ब्रोगली। इसका क्या कहना है? तो इलेक्ट्रॉन में जो है कण और तरंग दोनों की प्रकृति को दर्शाया जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन जो लैम्डा होता है तरंग दैर्घ्य, ये पी यानी संवेग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, रिवर्स, यानी डेल इक्वल टू क्या होगा? 1/p यानी h/p। यहाँ पर h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। फिर आगे है संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। तो चूँकि ये वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो गया है, तो फिर हम एक शॉर्ट वीडियो फिर लेके आएंगे और इसको पूरा कर देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। और ये वीडियो कैसा लगा अब ज़रूर कमेंट करें। आप यदि 26,001 की जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।